लास्ट क्लास में बच्चों आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला निकाला और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला आया था वो E/m टाउ आया, जहाँ पर हम लोगों ने इस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी किया है। वो डिस्कशन भी आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा कि मैंने आपसे बताया था कि अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या प्रभाव आएगा, ये सारी चीज़ें हमने की थी। फिर मैंने लास्ट क्लास में चलते वक्त मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच ये जो रिलेशन है ये बोर्ड एग्जाम का इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन, ये रिलेशन क्यों होता है, क्यों होना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी पार्ट 1 के लास्ट सेकंड्स में मैंने दे रखी है। ठीक है, ये रिलेशन आज हम लोग डिराइव करेंगे, लेकिन जानकारी के लिए आपको बताना जरूरी था कि ये रिलेशन बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके ही कॉपी में लिखिएगा। और इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत सारे आते हैं। इस फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, हल्का सा रिवीजन दे रहा हूँ। यहाँ पर फॉर्मूले में मैंने ये भी लिखा था EV/ml टाउ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आज की क्लास में पढ़ना क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आज की क्लास में ये रिलेशन नंबर 1 पढ़ना है। नंबर 2 आज की क्लास में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ओम्स लॉ के बारे में आज की क्लास में आप लोग वो पढ़ोगे तो शायद कभी पास्ट में नहीं पढ़ा होगा, इतिहास में कभी सुना ही नहीं होगा कि आप ओम्स लॉ में ऐसा भी कुछ हो सकता है। जी हाँ, एक बेहतरीन, एक लाजवाब, सुपर माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ का लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, और अनबिलीविंग तरीके से आप देखोगे और आपको लगेगा नहीं कि ओम्स लॉ इतना ईजी और इतना टिपिकल भी हो सकता है। बोथ थिंग्स टुगेदर, वाओ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इतनी लंबी कहानी हमने बना दी तो जल्दी से सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट मोड में जल्दी से हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। वेलोसिटी वेलोसिटी ना रही, करंट करंट रही ना। चलिए भाई, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के बीच रिश्ता ढूंढना है। रिश्ता तो एक दिन आपका भी ढूंढा जाएगा, लेकिन आज इसका रिश्ता ढूंढते हैं। ठीक है, चले इसका रिश्ता ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं, ये हो गया हमारा कंडक्टर। ठीक है, ये कंडक्टर हो गया। अब आपको हम एक नए टर्म से आज रूबरू करवाने वाले, क्या करवाने वाले, रूबरू 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 करवाने वाले हैं। वो टर्म क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक नया शब्द है, पहली बार सुन रहे हैं आप, उसका नाम है नंबर चार्ज डेंसिटी। जी हाँ, नंबर चार्ज डेंसिटी, ये एक नया शब्द है जो आज आप सुन रहे हैं। थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं, फिर आगे कुछ समझते हैं। नंबर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमारी मास डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, वैसे ही नंबर चार्ज डेंसिटी, नंबर चार्ज का क्या मतलब है, नंबर चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक, और डेंसिटी का मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो जी हाँ, नंबर चार्ज डेंसिटी का मतलब कुछ ये निकला। क्या निकला, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब किसी भी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है उसे बोलते हैं हम लोग नंबर चार्ज डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम में जितना ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे उसको बोलते हैं हम लोग नंबर चार्ज डेंसिटी। याद रखें, ये वही चार्ज कैरियर्स हैं जो फ्री हैं और वो मूव कर सकते हैं। मतलब वास्तव में ये संख्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी संख्या है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। और याद रखें, ये जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब उतनी ज्यादा मात्रा में करंट भी हो सकती है या होगी ही। भाई सीधी सी बात है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा करंट होगी। ये चीज आप पहले भी देख चुके हैं। तो अगर आपको किसी भी कंडक्टर का यूनिट वॉल्यूम का नंबर चार्ज, मतलब उस कंडक्टर की नंबर चार्ज डेंसिटी पता है, जैसे हमने पता किया कि नंबर चार्ज डेंसिटी स्मॉल n है, तो पूरे नंबर चार्ज कितने होंगे ये निकालना अगर है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए ध्यान से, क्या बात करने जा रहे थे, यही बात करने जा रहे थे और यही बात शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेट द नंबर चार्ज डेंसिटी, लेट द नंबर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस कंडक्टर, ये जो कंडक्टर यहाँ से यहाँ तक मैंने बनाया, इस कंडक्टर की मैं लेंथ मान लेता हूँ L, यहाँ से यहाँ तक। लेट द नंबर चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर B स्मॉल n, इसकी जो नंबर चार्ज डेंसिटी है B स्मॉल n, इसको मैंने स्मॉल n मान लिया। ठीक है भाई, अब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज कैरियर, कितना चार्ज होगा।
इस पूरे मटेरियल के अंदर कितना चार्ज होगा। हेंस नेट चार्ज इनसाइड दिस कंडक्टर, नेट चार्ज इनसाइड दिस कंडक्टर कितना होगा। तो नेट चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट चार्ज का मतलब हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यूनिट वॉल्यूम में Ne इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स n है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता E, तो Ne चार्ज हो जाएगा यूनिट वॉल्यूम का। और टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। अब इसका एरिया हमने क्या मान लिया, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको आप लोग कहते हैं उसको हमने मान लिया है A। जी हाँ, ये एरिया हमने मान लिया ये। तो ये हो गया इस टोटल कंडक्टर के अंदर परसेंट चार्ज। तो देखा हमने किस तरीके से कंडक्टर के अंदर परसेंट चार्ज निकाल लिया और कितना आ गया वो NeAl, ये आ गया पूरे कंडक्टर के अंदर परसेंट चार्ज। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट इज दिस दैट इस कंडक्टर के अंदर अगर परसेंट चार्ज Q इक्वल टू NeAl है, तो जब यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा होगा, जब हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा किसी बैटरी के द्वारा, तो यहाँ पे चार्ज जब फ्लो हुआ होगा तो फ्लोइंग चार्ज की वजह से, लिसन केयरफुली, फ्लोइंग चार्ज की वजह से चार्ज के फ्लो होने की रेट रही होगी। तो चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है उसको अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए चार्ज के फ्लो होने की रेट ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ध्यान सुनिएगा, ये डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर उसको dt टाइम लगता है तो वहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो है उसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सुन लीजिए पूरी बात पहले, अगर चार्ज कैरियर्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है तो ये एक प्रकार की स्पीड है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब l, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अगर टाइम लगा t, तो आप क्या लिख सकते हैं, l को लिख सकते हैं यहाँ vd इंटू टी। बोलो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो एक काम करिए, यहाँ पर l की जगह ये लाके लिख दीजिए। तो q इक्वल टू कितना आ गया, NEA इंटू vd इंटू टी को मैं चाहूँ तो इधर ले आऊँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर Q/T। और कल की क्लास में आपने सीखा कि Q/T क्या होता है, तो आपके पास एक नया जब आप तैयार है सर Q/T का मतलब होता है करंट, तो आपके पास रिलेशन आ गया NeAVD। जी हाँ, आप जो रिश्ता चाहते थे वो रिश्ता मिल गया। अब जाइए अपना जीवन यापन करिए। ठीक, I इक्वल्स टू NeAVD, ये रिश्ता आपके सामने आ गया। देख सकते हैं आप करंट किन किन फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है। करंट के बहुत सारे फार्मूले क्लास 10 में आपने पढ़े। करंट का फार्मूला क्लास 10 में पढ़ा आपने V/R, ठीक, ये रिलेशन पढ़ा। करंट का फार्मूला आपने पढ़ा Q/T, ठीक। आज देखिए करंट का नया फार्मूला आ गया, करंट इक्वल्स टू NeAVD। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा करंट होगी। मतलब नंबर चार्ज डेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिए, नंबर चार्ज डेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ेगी। नंबर 2, चार्ज तो बढ़ा नहीं सकते ना घटा सकते हैं, छोटी मोटी बात है। एरिया बढ़ाने से करंट बढ़ेगी, मतलब अगर एरिया ज़्यादा बड़ा होगा तो करंट ज़्यादा होगी। अब यहाँ से एक बात और निकल के सामने आती है कि मोटे वायर में ज़्यादा अच्छी करंट पास होती है पतले वायर के कंपेरिजन में। ये क्लास 10 में रेजिस्टेंस के हिसाब से भी आपने पढ़ा था। क्लास 10 में अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी याद दिला दूंगा जब ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा, तो ठीक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमने बताया क्या कि एरिया ज़्यादा होने पर, यहाँ से आप देख सकते हैं साफ साफ, एरिया ज़्यादा होने पर करंट ज़्यादा होगी। इसका मतलब मोटे वायर में करंट ज़्यादा पास होती है। इसीलिए आपके घर में जब एसी लगी होती है तो एसी के लिए जो वायर आता है वो काफ़ी मोटा वायर होता है। क्यों मोटा वायर होता है, क्योंकि एसी को ज़्यादा करंट चाहिए होती है। तो एसी के लिए जो वायर आते हैं वो मोटे वायर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया ज़्यादा करंट ज़्यादा मोटे वायर के लिए। तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा अगर होगी तो करंट ज़्यादा होगी। क्यों नहीं भाई ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट है रेट ऑफ फ्लो, तो फ्लो जितना ज़्यादा तेज होगा करंट उतनी ज़्यादा होगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक। तो ये फार्मूला आपके सामने बढ़िया सा इंपॉर्टेंट सा फार्मूला आ गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे थोड़ा सा और समझते हैं, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, फार्मूलों के चैप्टर में बहार है, ठीक है। आई बहार है फार्मूलों की, NeAVD ना, I इक्वल्स टू, तो NeAVD को चलो सॉल्व करते हैं। Vd की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो Ed की वैल्यू कितनी आई, तो EE/m टाउ। बोलो भाई, यही वैल्यू Ed की होती है, तो Vd की वैल्यू EE/m टाउ। तो क्या हो गया यहाँ से, I इक्वल्स टू NeAE नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर E² कर लीजिए, EE 2 है,
तो एनी स्क्वायर ए ई अपॉन एम टाउ, ये रिलेशन आपके सामने आ गया। तो यहाँ से आप अगर कुछ और करना चाहें तो कुछ और कर सकते हैं। जैसे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में रिलेशन निकालना है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में रिलेशन निकाल लीजिए। अगर आप मास तो बाई कांस्टेंट है उसके टर्म में निकालिए। रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में निकालना है तो करंट को रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में निकाल लीजिए। जैसे करंट, जैसे टेम्परेचर वाला रिश्ता, देखिए सारी बातें नोट करते चलिएगा। जो मैं एक एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, पॉज करिए, लिखिए, पॉज करिए, लिखिए। मैंने क्या बोला, जैसे टेम्परेचर तुमने बढ़ाया कंडक्टर का, तो टेम्परेचर बढ़ाते ही कल मैंने क्लास में बताया था कि रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। अब आपकी बारी है याद करना क्यों घट जाता है। अगर आपको याद नहीं आया तो जाके पीछे अपने नोट्स पढ़िए, और अगर आपने नोट्स में नहीं लिखी तो आप बेवकूफ़ हैं। ठीक, पिछला वीडियो जाके देखिए और नोट्स में लिखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्यों घट जाता है। और अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड गर्ल। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, ये कहानी आई, टेम्परेचर बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम घटा, रिलैक्सेशन टाइम घटा तो करंट घटी। इसका मतलब क्या निकला, टेम्परेचर घटाने से करंट घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने से करंट घटती है। किसी भी कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसमें फ्लो होने वाली करंट घट जाएगी। यहाँ से एक मतलब ये निकल के आया। क्या मतलब निकल के आया, टेम्परेचर बढ़ा देने से करंट हमारी घट जाती है। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। क्लास 10 के बच्चे जो अच्छी तरीके से क्लास 10 पढ़ते हैं उनको ये बात पता होती है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों के बात नहीं पता हो रही होगी, इसलिए इस बात को पता कर लीजिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने से करंट घटती। अभी ये सारी चीज़ें घूम के फिर आपके सामने आएंगी जब आप ओम्स लॉ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग परेशान मत होइएगा कि सर जी दोबारा क्यों बता दे रहे हैं। जब आपस में चीज़ें लिंकअप होंगी ना तभी तो मज़ा आएगा, ऐसे साँचे पे साँचा बैठ जाएगा तब मज़ा आएगा, सब कुछ एकदम मजबूती के साथ पकड़ में आ जाएगा। ओके, चले भाई, तो इस तरीके से आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में आपने रिलेशन इस्टेब्लिश किया। अगर आप यहाँ चाहते, अगर हम चाहें तो यहीं पर हम ओम्स लॉ प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम ओम्स लॉ प्रूव करेंगे। वो दिन भी आएगा जब हम ओम्स लॉ प्रूव करेंगे, ऐसा नहीं। कहो तो करके दिखाई दे, चलो दिखाई देते हैं। ओम्स लॉ आ जा रे ओम्स लॉ। चलिए हम ओम्स लॉ पढ़ाने जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से ओम्स लॉ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा कोशिश करिएगा, ओम्स लॉ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। क्या जानकारी दे दूं, कभी कभी मेरा मन करता है कि पहले ओम्स लॉ पढ़ा दूं तब सारी बातें बताऊं। ठीक, चलो पहले ओम्स लॉ पढ़ा देता हूं तब सारी बातें बताता हूं। ठीक है, ओम्स लॉ पहले पढ़ लीजिए, हेडिंग डालिए जल्दी से, ओम्स लॉ। ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, कहना थोड़ा एक डिसऑनर हो गया, विथ रिस्पेक्ट। ओम एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उनका नाम है सर जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम बोला मैंने, सर जॉर्ज साइमन ओम। तो जॉर्ज को किनारे रख दिया, साइमन को किनारे रख दिया, ओम जो शब्द था उनका सरनेम था उसको उन्होंने हाईलाइट किया। ठीक है, और ओम शब्द से उन्होंने लॉ बनाया, उस लॉ को जाना गया ओम्स लॉ नाम से। ओम्स ने बताया क्या, ओम्स ने बताया कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, बहुत ध्यान के साथ ओम्स लॉ को पढ़िएगा, क्योंकि क्लास 10 में जो ओम्स लॉ था वास्तव में ये ओम्स लॉ नहीं है, ये कुछ बड़ा ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में बताया गया कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक, इस कंडक्टर में इन दोनों एंड्स पर, कंडक्टर के दोनों एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस V की वजह से इसमें अगर करंट I का फ्लो हो रहा है, ठीक, तब ओम्स ने कहा कि एट फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, मतलब इस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा जाए। जैसे मेरी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट करने का मतलब क्या है, मेरा एरिया कांस्टेंट कर दिया जाए, मेरी लंबाई कांस्टेंट कर दी जाए, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, वगैरह वगैरह। मतलब इसका एरिया में कोई चेंज नहीं, इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। बेसिकली तीन ही बातें, मतलब एट फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, मतलब इसकी सारी फिजिकल कंडीशंस क्या हो, कांस्टेंट हो, एट दैट कंडीशन। ठीक, उस कंडीशन में जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, इस सर्किट के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है, आई करंट का जो फ्लो हो रहा है, वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कहने का ये है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, मतलब करंट फ्लोइंग इन एन सर्किट, करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सर्किट, potential difference of at that circuit when the physical conditions, when the physical conditions, yeah, you can say the configuration and temperature, the configuration से मतलब हो गया shape and size, मतलब length and area, configuration and the temperature of the conductor is constant। ऐसे आप कह सकते हैं, ये भी आपका ओम्स लॉ हो गया। तो ओम्स लॉ से हमें निकला क्या, मैथमेटिकल फॉर्म क्या निकला कि V is directly proportional to I।
अब अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें, देखिए यही ओम्स लॉ है, कहीं पर आपको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिखा मिल जाए तो जान जाइएगा वो ओम्स लॉ है, ठीक। और अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाए तो आप सबको पता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, V = RI आया, जिसको बाद में हम लोगों ने V = IR कहा, ये चीज़ लिख के आ गई। ये ओम्स लॉ से निकला हुआ एक फार्मूला है, ठीक। नॉर्मली इसको भी हम लोग ओम्स लॉ ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ कहीं पे लिखी मिल जाए और आपसे कोई कहे कि ये ओम्स लॉ है तो नहीं मानिएगा। कारण क्यों है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि R कांस्टेंट है कि I, क्या पता उसने लिख दिया हो V = IR और वहाँ पे R वेरिएबल हो, I कांस्टेंट हो, तब ये ओम्स लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओम्स लॉ तभी हो सकता है जब R कांस्टेंट हो। समझ गए? समझ गए? तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब R कांस्टेंट होगा तभी ओम्स लॉ होगा, इसलिए इसको ओम्स लॉ कह सकते हैं आप, कहीं भी लिखा मिल जाए तो इसको ओम्स लॉ कह दीजिएगा, लेकिन इसको ओम्स लॉ ना कहिएगा। यही 10th और 12th की पढ़ाई में डिफरेंस है। 10th में ये सब बेसिक बातें जो इतनी घुस के हैं इतनी नहीं बताई जाती, जबकि इंटर में ये सब बातें बताई जाती हैं। तो ये हमारा ओम्स लॉ कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब आप इसे ओम्स लॉ कहेंगे तो R कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर R कांस्टेंट नहीं है तो आप इसको ओम्स लॉ नहीं कह सकते। तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया V = IR। अब सवाल ये उठता है कि ये IR है क्या, ठीक। तो R जो है इसका फार्मूला होता है V/I, इसी फार्मूले से मैंने निकाल लिया। यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि R जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के, ठीक। अगर है नहीं वैसे, लेकिन जान जाइए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट दिख रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट दिख रहा है जब आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है तब। इसका मतलब ये निकल के आता है कि करंट का ये अपोजिशन है, जी हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसका काम क्या है कि कंडक्टर के अंदर जब करंट पास होती है तो ये करंट का अपोज करता है ये करंट का अपोज करता है। अब आप लोग सवाल करोगे कि ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से अपोज करने की, तो थोड़ा सा डीप डिस्कशन में जाते हैं। सपोज कर लीजिए कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन जब बना होगा तो एक आयोनाइज्ड पॉजिटिव एटम भी तो होगा, क्योंकि जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो पॉजिटिवली चार्ज एटम बचा होगा, जी हाँ, वो पॉजिटिवली चार्ज एटम इसके अंदर धंसे हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे इधर उधर घूम रहे हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा तो एक दूसरे की तरफ चलना चालू हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं जब वो, तो वो फ्लो का अपोज है एक प्रकार का। ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा था, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से अगर टकरा गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्लो का अपोज कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो का अपोज कर रहा है टकराने की वजह से, इसका मतलब वो जो टकराव है वो फ्लो का अपोजिशन है। और फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल होता क्या है? करंट। इसका मतलब जो वो टकराना है वो करंट का अपोजिशन है, तो उसी टकराने को कहा जाता है रेजिस्टेंस। जी हाँ, जब चार्ज पार्टिकल उसके अंदर मूव करते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, उसके इस टकराने को हम लोग क्या कहते हैं? उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। ये हर एक मटेरियल के अंदर आदत होती है, बस ये डिपेंड होता है अलग अलग मटेरियल में जो टकराव होता है अलग अलग होता है, इसलिए सबका रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होगा, जैसे अगर एरिया बहुत वाइड है तो टकराव होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये तो बहुत डीप बातें हैं, अभी आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि जब कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी होती है। तो ये बेसिक बातें आप लोगों ने यहाँ पर सीख ली, ठीक है। अच्छा लगा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को कि ऐसा भी होता है या ऐसा भी हो रहा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता चला। रेजिस्टेंस का फार्मूला जो होता है R = V/I होता है। अब आपको यहाँ जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, R = V/I होता है। R ना तो V पर डिपेंडेंट होता है ना ही I पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अगर V 2 गुना हो गया 2V तो तुरंत I भी 2 गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ेगी। तो अगर वोल्टेज 2 गुना हुआ तो करंट भी 2 गुनी हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, ये फिर उतना ही रह जाएगा V/I। V/I का मतलब रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ा रहे हो आप, वोल्टेज सर्किट्स के बाहर का काम है, करंट जो है वो सर्किट में बहने वाली चीज है, वो रेजिस्टेंस उसकी अंदर की प्रॉपर्टी है, उसको वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है वो मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है, ना कि उसमें फ्लो होने वाले करंट और उसमें अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंडेंट होती है। बात लिख लीजिए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो ना तो अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता है ना ही उसमें फ्लो होने वाली करंट पे डिपेंडेंट होता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है जब मैं आपको
आपको कैपेसिटेंस पढ़ा रहा था, Q इक्वल टू सी बी वाला फार्मूला जब पढ़ाया था, C इक्वल टू क्यू बाई वी जब मैंने फार्मूला लिखा था, तब वहां भी मैंने बात बताई थी कि कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पर डिपेंडेंट होता है, कैपेसिटेंस ना तो पोटेंशियल पे डिपेंडेंट होता है, कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का कैपेसिटर पे डिपेंडेंट होता है। वैसे ही जो इसका रेजिस्टेंस है ये इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि इसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, इसका एरिया कैसा है, इसकी लेंथ कैसी है, या ये मटेरियल कौन सा है, इस बात पे रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। रेजिस्टेंस इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होता कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड है, यहाँ पर करंट का फ्लो कितना हो रहा है, इस बात पर डिपेंडेंट नहीं होता। लेकिन हाँ, यहां पर वोल्टेज कितना अप्लाई करने पर कितनी करंट होगी, मतलब जैसे मैंने 5 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो करंट कितनी होगी, ये करंट कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंडेंट होती है कि सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगी, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगी। ये फैक्टर सही है, सब चीजें नोट करते चलिए, ये एक फैक्ट है जो कि सही है। करंट डिपेंडेंट होती है रेजिस्टेंस पर, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है करंट पर। दिस इज द पॉइंट, ठीक है भाई। तो ये हमारी कहानी हुई ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ में आपने सीखा कि जहां पर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर रेजिस्टेंस जो है, मैं डायग्राम मिटा गया, जो रेजिस्टेंस है वो अगर वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, करंट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो डिपेंडेंट फिर किस पे है। मतलब ये मेरे कहने का है कि ये जो वोल्टेज था, जो आपने अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पर मेंटेन कर रखा था, ये वोल्टेज प्लस माइनस करंट इसमें फ्लो हो रही है आई, अगर ये वोल्टेज इसमें अगर इसका रेजिस्टेंस वोल्टेज पे नहीं डिपेंडेंट है, करंट पे नहीं डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट किस पे है, तो आप अगले हेडिंग डालिएगा फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, वो फैक्टर जो रेजिस्टेंस पे अफेक्ट डालते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिएगा, हम आपको बताते जा रहे हैं, आप सुनते जाइएगा कौन कौन से फैक्टर और किस तरीके से वो उस पर फर्क डालते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू रिसीव अ कॉल, ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा, एक कॉल रिसीव करता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। ओके, चलो भैया, आ गया मैं, दोबारा प्रकट हो गया मैं आप लोगों के बीच। पता नहीं कहाँ था, बीच में कॉल आ जाती है। हाँ, लिखा तो है साफ साफ फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो मैं वो सारे फैक्टर आपके सामने रखता जा रहा हूँ, दिखाता जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली फील कराऊंगा, अंतर आत्मा तक उतर कर आपको फील कराऊंगा कि ये फैक्टर अफेक्ट डालता है, कैसे डालता है। सबसे पहला फैक्टर देखिएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कुछ आप इस तरीके से ले लीजिए, जिससे एक रोड है, ठीक, और आप बाइक चलाते हुए जूम जा रहे हैं, तो बाइक हो गई करंट, और रोड पे जो आपकी बाइक की स्पीड को रोकने वाली जितनी भी चीजें हैं वो हो गई रेजिस्टेंस, ठीक। अब जरा बताइए, अगर रोड बहुत लंबी हुई, आपको यहां से दिल्ली जाना है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगा कि यहां से अगर आपको लखनऊ जाना है, कोलकाता जाना है, मुंबई जाना है। पहले कहां भेजा था आपको, चलो भाई पहले कहीं अलग ले जाते हैं, चलो ऐसे समझते हैं ना, पता नहीं कौन सा शहर के आप, कौन सा शहर के हम, मामला गड़बड़ा जाएगा। ऐसे समझिए, ये आपका हाउस, ठीक, ये आपके घर के बगल वाली शहर, और ये घर से दूर दिल्ली, ठीक है। अब आप दिल्ली में बैठे हो, फिर ये मत कहना घर के पास में दिल्ली हमारे, ठीक। तब ये स्टोरी है। अब आपको यहाँ से यहाँ जाना कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। मतलब अगर लंबाई ज़्यादा होगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, वेरी फर्स्ट पॉइंट, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो वेरी क्लियर पॉइंट इज दिस, दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ज़्यादा लंबा वायर, ज़्यादा लंबा कंडक्टर, ज़्यादा रेजिस्टेंस, छोटा कंडक्टर, छोटा रेजिस्टेंस। इसीलिए जो चार्जर होते हैं, मोबाइल के चार्जर, याद रखने के लिए आपको बता भी दूं, मोबाइल के जो चार्जर होते हैं, इनकी जो केबल होती है, डाटा केबल, एक लिमिटेड लंबाई की रखी जाती है। क्यों नहीं बढ़िया डाटा केबल बढ़िया 5 मीटर के दे दें आप, बढ़िया वहाँ लगाओ चार्जर और बिस्तर पे पड़े पड़े बढ़िया मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो। एक लिमिटेड रखा जाता है। लिमिटेड इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब छोटी केबल होगी, छोटी लेंथ होगी, तो छोटा रेजिस्टेंस होगा। छोटी लेंथ, छोटा रेजिस्टेंस, और छोटा रेजिस्टेंस तो ज़्यादा करंट, ज़्यादा करंट तो जल्दी चार्जिंग, जल्दी चार्जिंग तो जल्दी
चार्जिंग पे ज़्यादा देर तक आप हमारा वीडियो लेक्चर सुन पाएंगे, जल्दी चार्जिंग हो जाएगी, जल्दी वीडियो लेक्चर सुन पाएंगे। ठीक, इसीलिए इस वायर को छोटा बनाया गया था ताकि आप उत्तम सर फिजिक्स की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। उसके बाद भी आप ना देखें तो आप गंदे बच्चे हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट पे आइएगा गंदे बच्चे। दूसरी पॉइंट है वाइड होना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जी हाँ, मैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करता हूँ। अब आप एक बात बताइए, रोड अगर ज़्यादा चौड़ी है, रोड अगर खूब चौड़ी है, देन हाउ यू कैन मूव? तो आंसर है कि हम इजीली मूव करेंगे। रोड अगर ज़्यादा चौड़ी तो हम इजीली मूव करेंगे, मतलब फ्लो आसान से होगा। फ्लो आसानी से होगा मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वाइड होगा कंडक्टर, बहुत मोटा कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, पतला कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसीलिए एसी वगैरह के जो वायर होते हैं उसका कंडक्टर मोटा होता है, तार जो उसका आता है, वायर जो आता है उसका मोटा वायर आता है। मोटा वायर होने पर क्या होगा? मोटा वायर होने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना आप लोगों को। एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये होता है कि उसका करंट का फ्लो ज़्यादा आसानी से ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, और ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। क्यों भैया, होगा नहीं होगा? जल्दी बोलो भाई। तो 3 बातें हो गई। एक चीज़ और, ये दोनों को जरा मिलाइए, इन दोनों को एक में गबड़िए। पहले 2 फैक्टर बताता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर, उसके बाद एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, चिंता मत करिएगा। इन दोनों को मिलाइए जरा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, आएगा नहीं आएगा? जल्दी बोलना भाई। तो जी हाँ आएगा। तो रेजिस्टेंस हटेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट जो आएगा वो रो कहलाएगा, तो हो जाएगा रो L/A। तो जी यहाँ रेजिस्टेंस का फार्मूला हुआ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L/A। देखिए सब शॉर्टकट तरीके से फार्मूला निकलता हुआ चला आ रहा है। असलियत बहुत बड़ी है, ये फार्मूला निकालने के लिए नाक रगड़नी पड़ती है भैया। ये फार्मूला मैं शॉर्टकट तरीके से निकाल दे रहा हूँ, आपके सामने सब कुछ समझ में भी आ रहा है। ये रो क्या है, कहाँ से आया, जरा समझने की कोशिश करिएगा। रो एक कांस्टेंट है, ठीक है, और इस रो को हम क्या कहते हैं पता है? इस रो को ऐसे बनाते हैं और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं अपन, ठीक है। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक। या इसी का नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम होता है इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका नाम होता है। जी हाँ, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर आपने कॉपर ले लिया, ठीक है, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है। सिल्वर का ले लिया और कम होगा, एल्युमिनियम ले लिया थोड़ा ज़्यादा होगा, आयरन ले लिया और ज़्यादा होगा, है ना? समझिए बात को। तो हर एक मटेरियल का एक अलग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। जिस मटेरियल का जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगा उस मटेरियल का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, की मटेरियल कौन सा इस बात पर ही डिपेंडेंट होता है। तो रेजिस्टेंस कुल मिलाकर 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द मटेरियल। तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द 3 फैक्टर्स, नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 एरिया एंड नंबर 3 नेचर। 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, ठीक। नेचर वाले फैक्टर को आपने क्या नाम दिया? रेजिस्टिविटी नाम दिया, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए थोड़ा सा, सारी बातें आपको घुमा फिरा के मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो अगर यूनिट ली जाए तो रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो V/I। V/I का मतलब वोल्ट पर एम्पियर हो सकती है, लेकिन वोल्ट पर एम्पियर ऐसा यूनिट नहीं ली जाती है। इसकी जो रेजिस्टेंस की यूनिट ली जाती है ओम जी के नाम से ओम ले ली जाती है। कैसे ली जाती है? ओम, OHM, स्मॉल o स्मॉल h स्मॉल m, कैपिटल O नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नाम हो जाएगा मिस्टर ओम जी का। तो स्मॉल o स्मॉल h स्मॉल m ये हो जाता है। उसका सिंबल होता है ओमेगा। ये कैपिटल ओमेगा है, स्मॉल ओमेगा आपको पता है ऐसे बनता है, ठीक। ये कैपिटल ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा इसका सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, यूनिट का, और नाम होता है उसको ओम। लेकिन इसको पढ़िएगा ओम। क्या पढ़ेंगे आप इसको? ओम, ठीक है भाई, हरि ओम। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये भी हमारी कहानी इसकी यूनिट की। अब बात आती है रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से इसका फार्मूला निकालें तो इसका फार्मूला आ जाएगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। ये इसका फार्मूला निकल के आया। मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर है, बस उसके साथ में एरिया और लेंथ है। अगर हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कह दें और लेंथ को अगर 1 मीटर कह दें, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 1 मीटर हो और ये जो एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रो किसके बराबर हो जाएगा? रो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। अब आइए इसके डिफरेंशियल लिख लेते हैं। तो डिफरेंशियल जल्दी से लिखिए, हेडिंग डालिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और उसके डिफरेंशियल लिखिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज, हाउ इट इज डिफाइंड एज, इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, it is equal to resistance of the conductor when the length of the conductor is 1 meter, when the length of the conductor is 1 meter and its area cross section is 1 meter square, and its area cross section is 1 meter square. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो हम एक काम करेंगे, उसका 1 मीटर लेंथ ले लेंगे और उसका 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लेंगे और उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। जो रेजिस्टेंस आएगा वही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, V/I से। उस पर वोल्टेज नापेंगे, करंट नापेंगे और V/I से उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। जो रेजिस्टेंस आएगी वही उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी। लेकिन रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर होती है। ठीक, ये यूनिट हो गई हमारी रेजिस्टिविटी की। तो इस तरीके से आप एक काम करेंगे, सारे मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे, हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे और उसको एक टेबल बना के सजा लेंगे। एनसीईआरटी में एक ऐसी टेबल बनी हुई है, वो टेबल खोल के आप देख लीजिएगा और वहाँ पे देखिएगा सबसे कम रेजिस्टिविटी जो है वो आपकी सिल्वर की है, AG। इसीलिए सब लोग AG कह के सबको पुकारते हैं, AG सुनो जी। ठीक है, तो AG इसीलिए होता है। तो AG मतलब सिल्वर। ठीक है, सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है सबसे कम होती है। उसके बाद उसी टेबल में आप देखेंगे कॉपर, उसी टेबल में आप देखेंगे एल्युमिनियम, उसी टेबल में आप देखेंगे आयरन। तो तरह तरह के मटेरियल की रेजिस्टिविटी आप लगातार बढ़ते हुए इस टेबल में आप दर्शन कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप करें ना करें, आपकी इच्छा। मैंने आपको बता दिया, आपको करना चाहिए। वैसे ऐसे दर्शन करने से भाग्य खुल जाते हैं, किस्मत खुल जाती है, माया आने लगती, धन आने लगता है, पढ़ाई आने लगती, विद्या आने लगती है, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, कल्याण हो जाता है, अच्छे नंबर आने लगते हैं, भविष्य में भी सपने पूरे होने लगते हैं। अरे कुछ नहीं होता, सब बकवास है। आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ा। फैक्टर अफेक्टिंग में आपने पढ़ा, देखा कि किस तरीके से रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंडेंट था और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंडेंट था और क्या क्या फार्मूला वहाँ से निकल कर हमारे सामने आया। एक बार फिर से मैं डायग्राम मिटाता हूँ ताकि मैं एक बार फिर से डायग्राम बनाऊँ। ठीक है, तो ओम्स लॉ में आपने अभी तक क्या सीखा? तो जवाब है, ओम्स लॉ में हमने सीखा कि V इक्वल्स टू होता है IR, जहाँ पे R एक कांस्टेंट है, मतलब V प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक, मैं ये सीखा। मैंने सीखा R इक्वल्स टू रो L/A होता है, जहाँ पे रो एक कांस्टेंट है। क्या है? रो एक कांस्टेंट है। ये हर एक मटेरियल का फिक्स होता है, ये हर एक मटेरियल का फिक्स होता है, ये केवल मटेरियल पर डिपेंडेंट होता है। ठीक, ये सारी बातें हमने अब तक की समरी में सीख लिया। अगर हम इसको उठा के बाहर खींचें, अगर हम V और I के बीच में ग्राफ बना दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम V और I के बीच ग्राफ बना दें, V और I के बीच में अगर हम ग्राफ बना दें, ठीक, तो क्या होगा जानते हो? हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कभी नीचे और कभी ऊपर की ओर, हमेशा ऐसे मिलेगा। ये ग्राफ मिलेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जैसे मान लिया ये नंबर 1 है, नंबर 2, V और I के बीच बना हुआ ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो डिवाइस है जिसके लिए ग्राफ बनाया गया है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम ओहमिक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग ओहमिक कहते हैं। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसे नॉन ओहमिक कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट डू मीन बाई ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल या डिवाइसेस से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब होगा वो डिवाइसेस, वो मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ओहमिक कहलाते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन ओहमिक कहलाते हैं। तो ग्राफ अगर कभी आपको दे दिया जाए तो V और I के ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो ओहमिक है, और V और I का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, जैसे एक मटेरियल होता है गैलियम आर्सेनाइड, इधर I लिया जाता है, इधर V लिया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड एक मटेरियल है, उसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है। ठीक, मतलब VI का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। मटेरियल कौन सा है? GaAs, ये मटेरियल है, गैलियम आर्सेनाइड कहलाता है। इससे LED बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? LED बनाई जाती है। ये मटेरियल जो है कंडक्टर नहीं है, ये सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर क्या है? पूरा चैप्टर है, वहाँ पे पढ़ाएंगे आपको। सेमी कंडक्टर है, तो उसका ग्राफ आप देखिए कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक, तो जब ग्राफ ऐसे बना हुआ है इसका मतलब साफ साफ ये निकल के आता है कि ये जो ग्राफ है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे आप? नॉन ओहमिक कहेंगे। तो एक एग्जांपल आपको बता दिया, कल को आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ओहमिक है कौन सा नॉन ओहमिक। ये ग्राफ कई बार बोर्ड एग्जाम में बन के आ जाता है और कहता है निगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ है।
तो देखिए जब V और I का ग्राफ जब ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखिए ओमिक है, सीधा ग्राफ मिल रहा है ना, इतना हिस्सा ओमिक है, लेकिन ये जो घटने वाला हिस्सा है ना ये नॉन ओमिक है, और नॉन ओमिक में ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ का ये निगेटिव रेजिस्टेंस का है। किसका हिस्सा है ये? निगेटिव रेजिस्टेंस का है। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है इसलिए इसको मैंने बीच में डाल दिया ताकि आप लोग इसको सीख लें, कभी जीवन में काम आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये। तो ये निगेटिव रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप है निगेटिव रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे स्लोप को आपने रेजिस्टेंस क्यों कहा? तो एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर ये जो ग्राफ्स हैं V और I के बीच, इनकी जो ये स्लोप्स हैं, ये इसकी स्लोप है। V और I ग्राफ जो होता है इसकी जो स्लोप होती है वो रेजिस्टेंस होती है। V और I ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है। स्लोप का मतलब हमारा होता है tan थीटा। जी हाँ, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ पे हम tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा का मतलब जैसे यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और ये हो गया, तो ये हो गया हमारा V1 वोल्टेज और ये हो गया हमारा I1 करंट। ठीक, तो अगर यहाँ पे थीटा लगा दिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर का मतलब इतने का मतलब ये V1 वोल्टेज हो गया। तो देखो V1 आ गया, बेस का मतलब I1 हो गई, तो I1, तो V अपान I आया, तो V अपान I हमेशा क्या देगा? रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब हमारा पहला रेजिस्टेंस इस वाले का आ गया। तो ध्यान रखें V और I ग्राफ की जो स्लोप होती है वो रेजिस्टेंस होती है। इसका मतलब ये ग्राफ का स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। मतलब इस ग्राफ की स्लोप कम है, इसका मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस R1 इसका रेजिस्टेंस R2 है तो R2 की जो स्लोप होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू R1। मतलब R2 का जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा, R1 का जो स्लोप है वो कम है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस इसका होगा वो ज़्यादा होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। ठीक है, तो स्लोप से रेजिस्टेंस पहचानना सीख लीजिए। ये क्लास 10th में भी सिखाया गया होगा, लेकिन अगर नहीं याद है तो यहां पर सीख लीजिए। अगर यही ग्राफ उल्टा बना दिया जाए, उल्टा मतलब कैसा? उल्टा मतलब कैसा देखिए जरा। अगर इसी ग्राफ को ऐसे बना दिया जाए, इस एक्सिस पे भी इस एक्सिस पे आई बना दिया जाए और यहाँ पे ऐसे बार लगा दिया जाए। अब पूछा जाए आपसे कि किस ग्राफ का किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब आपसे कह दिया जाए ये R1 है ये R2, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? तो ध्यान रखें जो वोल्टेज की तरफ होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि वही स्लोप ज़्यादा मानी गई। ये I अपान V है, तो जो I इसका जब स्लोप निकालोगे तो ये 1 अपान R आएगा। इसका जब स्लोप निकालोगे, इस ग्राफ का जब स्लोप निकालोगे तो 1 अपान R आएगा, क्योंकि ये I बाई V आएगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा तो इसमें 1 अपान R1 जो है वो ग्रेटर है 1 अपान R2 से। अगर उलट दो तो हो जाएगा R1 इज लेस देन R2। तो ये कॉन्सेप्ट सही है, यहाँ पर ये रिजल्ट आया कि R1 लेस देन R2, इसका मतलब R2 ज़्यादा है। समझ गए बात? नहीं समझ गए? तो ये कहानी है, सीख लीजिए अच्छे से कि ग्राफ में पहचानना सीख लीजिए कि ग्राफ में कब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कब रेजिस्टेंस कम होता है, किस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किस केस में रेजिस्टेंस कम होगा। ये सारी चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा किस तरीके से जो हमारी फैक्टर्स थे वो रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, और किस तरीके से फैक्टर्स ने रेजिस्टेंस पे अफेक्ट डाला और वहाँ पर क्या क्या हुआ। ठीक, अभी हमने ओम्स लॉ में आपको सिर्फ वो पढ़ाया है जो बेसिक चीज़ें हैं जो क्लास 10th में आपने पढ़ रखी हैं। अब हम क्या करेंगे वो आप देखते रह जाएंगे। अब हम वो करेंगे, हम ओम्स लॉ डिराइव करने जा रहे हैं। आप देखिए, अब हम ओम्स लॉ डिराइव करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और क्लास 10 में बच्चों तुम लोगों ने पढ़ी होगी कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर। हमारे ऊपर तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, हमारी तो हालत ख़राब है। अभी हमने वीडियो पास करके गिलास पानी पिया, ठीक है, अब जाके थोड़ा राहत फील कर रहा हूँ। 1 लीटर पसीना निकाल चुका हूँ। पता है देश में पानी की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण मैं भी हूँ, लेकिन आप लोगों के पढ़ाने के लिए सब कर रहा हूँ और आप लोग पढ़े ना तो बहुत गड़बड़ चीज़ है। देखिएगा, हमने डाला था यहाँ पर हेडिंग डाली थी फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। उसमें एक फैक्टर हमने नहीं बताया। अभी जब मुझे गर्मी लगी, टेम्परेचर बढ़ा तो मुझे याद आया टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है रेजिस्टेंस पर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पर, ये सवाल उठता है। तो एक चीज़ हमने जो क्लास 10 में पढ़ी थी वो वैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों पड़ता है, ये भी आपको आराम से पूरी डिटेल में अपने आप पता चल जाएगा बिना मुझे बताए। कहा जाता है कि कंडक्टर्स का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगी, घटेगी। क्या ये बात अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहीं पढ़ी है क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने से करंट घटती है? पढ़ी है क्या? जी हाँ पढ़ी है। आज फ़ोन कॉल्स बहुत आ रही हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को 1 मिनट के लिए पॉज करूँगा।
हाँ, तो अभी एक चीज़ हम लोगों ने थोड़ी देर पढ़ी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि करंट जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से करंट घटती है। देखो रेजिस्टेंस के टर्म में भी ये बात मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी। ठीक, अभी एक बार और मौका दूंगा आपको चीज़ समझने का। तो अगर कहीं पर V और I का ग्राफ बना हो, ठीक, और ऐसे दो लाइनें खींची हो बीच में, मतलब ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगी, और कहा जाए कि ये T1 टेम्परेचर पर, ये T2 टेम्परेचर पर है, तो ऑप्शन दिया हो कि T1 इक्वल्स टू T2 है, दूसरा दिया हो कि T1 ग्रेटर देन T2 है, तीसरा दिया हो कि T1 लेस देन T2 है, ठीक, और चौथा लिखा हो नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक, आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों ने क्या सीखा है। ठीक, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, कौन सा ऑप्शन सही है ये मुझे आप बताएं। ठीक, T1 ग्रेटर देन T2, T1 लेस देन T2, T1 इक्वल्स टू T2, नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन, मतलब आंसर देने के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। चारों में से कौन सी ऑप्शन सही है ये मुझे आप बताएंगे। ठीक, ताकि हम भी जाने आपने क्या सीखा, इस डिटेल से आपने क्या सीखा। तो आपने देखा यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, करंट घट रही थी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर सीख ली। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने मेन काम पर, जहाँ पे हमने अपने आप को छोड़ा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन बिटवीन करंट पर हमने अपने आप को छोड़ा था, और घूम कर फिर हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर हमारा भी काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन इस बढ़े हुए टेम्परेचर के साथ आप लोगों को हम काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं आपकी क्लास में। तो आप पहली बार ज़िंदगी में आप लोग डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हो, वो भी ओम्स लॉ का। जी हाँ, ये जो V इक्वल्स टू V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये इतनी आसानी से नहीं आ जाता है। ये रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है V बाई I, ये इतनी आसानी से नहीं आ जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि V प्रोपोर्शनल टू I ये हुआ कैसे, ये V इक्वल्स टू आई आर ये आया कैसे, ये R इक्वल्स टू रो L बाई ए आया कैसे, ये रो एक कांस्टेंट है। ठीक, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये रो किस किस चीज़ पर डिपेंडेंट होता है, रो को कोई इफेक्ट पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है, रो का क्या कोई फार्मूला होता है। ठीक, ये सारे अनसुलझे सवाल को क्या आप जानना चाहते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, इन सारे सवालों को जानने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आगे वीडियो को देखिए, ना बंद करके निकलिए। तो हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, चलिए देखिए भाई, ओम्स जी के लॉ का डेरिवेशन। ठीक, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हम ऐसे लिख पाते हैं। सुनो सुनो भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ई अपॉन एम टाउ और करंट इक्वल्स टू NEAVD। ये दो चीज़ें हमने इस चैप्टर से निकाली थी, बाकी तो वो क्लास 10 की समरी थी। ठीक है, I इक्वल्स टू NEAVD और VD इक्वल्स टू EE अपॉन एम टाउ, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी। दो चीज़ें हमने जब पढ़ी तो हम इसको आपस में गौड़ने जा रहे हैं। गौड़ के हम क्या करेंगे, करंट का फार्मूला देखो हम ये लिख रहे हैं NEA। ठीक, VD की जगह पे हम लिखेंगे EE अपॉन एम टाउ। ठीक, बहुत बेहतर काम कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा दिल पे ऐसे हाथ रखकर संभाल कर देखिएगा, क्योंकि आज हर वो चीज़ निकल कर आ जाएगी जो ओम्स लॉ में थी। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से I इक्वल्स टू NE स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, यहाँ से A। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं हम, V बाई ML लिख सकते हैं, ये हो गया टाउ। ओम्स लॉ निकालेंगे हम। ठीक है, ये हो गया भाई। तो यहाँ से क्या आया, I इक्वल्स टू NE स्क्वायर अपॉन एम टाउ। देखो NE स्क्वायर अपॉन एम टाउ, इतना एक साथ कर लिया, बगल में A बाई एल इंटू V लिख दिया। ठीक, A बाई एल इसलिए एक साथ कर लिया क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन है, एरिया मतलब उसका साइज, लेंथ मतलब साइज, कितनी लंबाई है, तो इसको एक साथ कर लिया, वोल्टेज को एक साथ कर लिया, इस चीज़ को एक साथ कर लिया। तो अगर V इक्वल्स टू निकालें इस फॉर्मूले से, V इक्वल्स टू कितना आएगा, क्योंकि हमको V इक्वल्स टू ही चाहिए, तो हम V इक्वल्स टू निकालने जा रहे हैं। V इक्वल्स टू कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा, V इक्वल्स टू आया V इक्वल्स टू M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। M को ऊपर भेजा, NE स्क्वायर टाउ को नीचे भेजा, यहाँ पे आ गई लेंथ और यहाँ पे आ गया एरिया और साथ में आ गई करंट। ये देखिए करंट। ठीक, अब आप जानते हैं कि m कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होता है, n नंबर चार्ज डेंसिटी है, कांस्टेंट होती है।
ई चार्ज है, कांस्टेंट होती है। मीन रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट है। लंबाई अगर उसका फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो तो, क्वेश्चन सुनिएगा, लंबाई कांस्टेंट कब हो सकती है? जब उसकी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो तो एल और ए, लेंथ और लंबाई दोनों कांस्टेंट हो जाएंगी। बोल होंगी नहीं होंगी? मतलब अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो तो लेंथ और एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो, ध्यान से सुनिएगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। ऐसा मैंने पहले वीडियो में बढ़ाया था, क्योंकि मैंने रिलैक्सेशन टाइम को कहा था सुकून के पल, टेम्परेचर बढ़ाने से सुकून के पल घट जाते हैं। तो वैसे ही रिलैक्सेशन, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो टाउ कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट कहा तो लेंथ और एरिया कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर मैंने दोनों बातें बोल दी कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन भी कांस्टेंट, तो ये पूरा जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो V इज प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं, या इस पूरे को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू लिख दें R, तो हमारे पास आ गया V इक्वल्स टू आर आई। क्या आ गया? V इक्वल्स टू आर आई, और R की वैल्यू कितनी आई? तो R की वैल्यू आई m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ और L बाई ए। ये हो गया हमारा R। का मतलब वही रेजिस्टेंस है जो आपके पास यहाँ पे था। तो देखिए आपके सामने ओम्स लॉ प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब याद करिए अपनी बातों को कि आपने जब ओम्स लॉ लिखा था तो आपने कहा था ओम्स लॉ फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर V प्रोपोर्शनल टू I होता है। यहाँ देखिए V प्रोपोर्शनल I तभी आया जब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट थी। तो जी हाँ, ये सारी कहानी होने के बाद ओम्स लॉ आया है। तो आज तक आप लोगों ने ओम्स लॉ का प्रूफ सोचा भी नहीं होगा कि ओम्स लॉ का कोई प्रूफ भी हो सकता है। आपके सामने देखिए ओम्स लॉ का प्रूफ आ गया, और सारी बातें जो छोटी छोटी थी वो भी सामने आ गई कि क्या क्या कांस्टेंट होने पर ये हो सकता है। और V इक्वल्स टू आर आई आ गया, और रेजिस्टेंस का असली फार्मूला जो जीवन भर आपने कभी देखा नहीं था वो फार्मूला भी रेजिस्टेंस का इधर देखो साइड में आ गया। ठीक, तो V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू I, ये ओम्स लॉ प्रूव हो गया। तो हमने इन दोनों का प्रूफ देख लिया। बात समझे कि नहीं समझे? आइए और आगे दर्शन कराते हैं, और आगे दर्शन कराते हैं। देखते जाइए, इसको मैं मिटाता जा रहा हूँ, मिटाता जा रहा हूँ, मिटाता जा रहा हूँ, मिटाता जा रहा हूँ, मिटाता 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 जा मिटाता। हाँ, आओ हुजूर तुमको फिजिक्स की सैर पे ले चलें, जहाँ रेजिस्टेंस हो, करंट का फ्लो हो रहा हो, ऐसी बहार में घुमाने ले चलें। ठीक है भैया, देखिएगा भाई, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आ गया m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ L बाई ए। अब ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो पक्का कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट करने पर कांस्टेंट होंगे, लेकिन ये तो पक्का कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, केवल टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्वांटिटी m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, और इसको क्या कांस्टेंट लिया गया? इसको कांस्टेंट लिया गया रो। मैंने आपसे कहा था रो का क्या कोई फार्मूला होता है? तो ये देखिए रो का फार्मूला आ गया इतना, m अपार एनी स्क्वायर टाउ। तुरंत नोट किया जाए जबरदस्त तरीके से, रो इक्वल्स टू m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। और अगर इसको यहाँ रख दोगे ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो इसकी जगह जैसे रो रखोगे रो L बाई ए आ गया। तो देखिए हमने ओम्स लॉ ही नहीं प्रूव किया, हमने सब कुछ प्रूव कर दिया। R इक्वल्स टू L बाई ए प्रूव कर दिया। रो एक कांस्टेंट होता है, जी हाँ, रो एक कांस्टेंट होता है। देखो मैंने प्रूव कर दिया रो एक कांस्टेंट होता है, लेकिन कब कांस्टेंट होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी रो कांस्टेंट होगा, अदरवाइज रो भी वेरी हो जाएगा। मतलब जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर कांस्टेंट होती है। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। मतलब अगर सिल्वर की एक रेजिस्टिविटी है, सिल्वर की अगर रेजिस्टिविटी x है, तो ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बदलने से बदल सकती है। ठीक है, कितना बदलेगी ये भी हम आपको बताएंगे, चिंता मत करिएगा। ठीक है भाई, किस हिसाब से बदलेगी वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये हुआ हमारा रो का फार्मूला। बात को समझे कि नहीं समझे?
तो ये हमारा रो का फार्मूला आ गया, आपके सारी समस्याएं ओम्स लॉ से रिलेटेड दूर हो गई। अब सवाल ये उठता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा था, या टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ी थी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ी थी। तो आप मुझे जरा एक जवाब दीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम का क्या होगा। कंडक्टर के लिए मैं बात कर रहा हूं, कंडक्टर के लिए बात कर रहा हूं। तो जवाब है टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है। क्यों घटता है ये मैं पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलो, हाँ बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है और रेजिस्टिविटी बढ़ती है। रेजिस्टिविटी बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या होगी, घटेगी। बोलो भैया फिजिक्स की जय हो। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर निकल के आया। क्या निकल के आया, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटता, रेजिस्टेंस टाइम घटता तो रेजिस्टिविटी बढ़ता, रेजिस्टिविटी बढ़ता रेजिस्टेंस बढ़ता, रेजिस्टेंस बढ़ता तो करंट घटता। बोलो भाई बात समझ में आता। तो इतनी कुछ कहानी हमारी इस चैप्टर की जहां पर आकर समराइज्ड हो जाती है कि कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, अब आते हैं, हम आपको एक चीज़ को ग्राफिकली भी समझा देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। किसके बीच ग्राफ बना देते हैं, किसके बीच, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच ग्राफ बना देते हैं फॉर अ कंडक्टर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी फॉर कंडक्टर। कॉपर लाइक कंडक्टर, एक कॉपर ले लेता हूँ कंडक्टर के रूप में और उसके बीच ग्राफ बनाता हूँ रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। टेम्परेचर केल्विन में है, रेजिस्टिविटी ओम मीटर में है। इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये ग्राफ बनाने को कई बार आया है। ठीक है, दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। तभी मैं बता रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं कोई पर्टिकुलर ग्राफ यहाँ पर बोर्ड पे ड्रा करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर मेरा भी बढ़ रहा है, आप समझदार हैं काफ़ी। ठीक है, तो टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा तो क्या होगा, मैं कंडक्टर हूँ तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब मेरे सुकून के पल घटेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता नहीं कि मैं अपने सुकून के पल को खो दूँ। ठीक है, तो ये ग्राफ हुआ कंडक्टर्स का। ठीक है, ग्राफ बना। अगर आप चाहते हैं कि आप इंसुलेटर का भी ग्राफ देखें, आइए, आपका इंसुलेटर का तो कोई ग्राफ बनेगा नहीं क्योंकि इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होती है। आइए जरा सा आपको दिखाते हैं ग्राफ ऑफ एलॉयज। एलॉयज समझते हैं आप लोग, एलॉयज का जो ग्राफ बनता है रो और टी का, इसे बोलते हैं रोटी ग्राफ। वही रोटी जो तोड़ तोड़ के खाते हो, रोटी। ठीक, बड़ा मजेदार है ना, रोटी रोजी रोटी रोजी, रोजी रोटी होता नहीं, हम रोजी रोटी के लिए भैया काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो वही कार्यक्रम है। तो रोटी, ठीक, रोटी का ग्राफ बनाने जा रहे हैं एलॉयज के लिए। ठीक, एलॉयज के लिए जो ग्राफ बनता है ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ये सब लर्न कर लीजिए कि कैसे बनता है। ठीक है, ये एलॉयज के लिए स्ट्रेट लाइन बनता है और कंडक्टर्स के लिए ये कर्व बनता है। ये ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ से ऐसे ऐसे उठता जाता है। ठीक, हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा तेज़ी से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, शुरुआत में रेजिस्टिविटी थोड़ा कम बढ़ती है। ठीक है, इसमें जो रेजिस्टिविटी होती है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट तरीके से बढ़ती है, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखाई पड़ता है। अब बात आता है, एक और मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टिविटी, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिएगा, फॉर्मूले से हम आपको समझाते हैं। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो कंडक्टर तो होते नहीं हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है सुनिएगा। वैसे जो टाउ का फार्मूला है, अभी आपने देखा होगा यहाँ से टाउ का एक फार्मूला आया था। टाउ का कितना फार्मूला आया था जरा मुझे बताइए आप लोग, मैं भूल गया टाउ का कितना फार्मूला आया था। टाउ का फार्मूला आया था m/n² टाउ। ये जैसे मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए, मुझे ऐसे उम्मीद है। टाउ का फार्मूला आया था m/n² टाउ। देखिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टर में सिर्फ टाउ बढ़ता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सेमीकंडक्टर में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, सॉरी यहाँ रो होगा, रो मतलब रेजिस्टिविटी का फार्मूला है ये। तो जैसे आप सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हो, दो इफेक्ट बनते हैं। पहला इफेक्ट क्या बनता है कि जो सुकून के पल हैं वो घटने लगता है, मतलब ये घटेगा। जब ये घटेगा, साथ साथ में इसमें जो नंबर चार्ज कैरियर्स हैं, मतलब जो नंबर चार्ज डेंसिटी है, वो कंडक्टर्स में बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है टेम्परेचर बढ़ाने से।
जबकि सेमीकंडक्टर में ये बढ़ने लगती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से नए चार्ज कैरियर पैदा होने लगते हैं सेमीकंडक्टर में, इसीलिए हाई टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अब मुझे प्लीज सेमीकंडक्टर के बारे में ज़्यादा मत पूछेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक अलग चैप्टर है, वहाँ पे सारी जानकारी देंगे। इतना बता दे रहे हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना तो इंसुलेटर होते हैं ना तो कंडक्टर होते हैं, उनके बीच की कड़ी होते हैं। हाई टेम्परेचर को कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, लो टेम्परेचर को इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका जो टाउ होता है वो घटने लगता है। क्यों घटने लगता है आप जानते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से उनके अंदर नए चार्ज कैरियर्स पैदा हो जाते हैं, और नए चार्ज कैरियर्स पैदा होते हैं इसलिए उनकी जो नंबर चार्ज डेंसिटी वो बढ़ जाती है। अब देखिए, अगर टाउ घटेगा तो रो जो होगा वो बढ़ेगा, लेकिन अगर एन बढ़ेगा तो जो रो होगा वो घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगी। अब इन दोनों में प्रभाव पड़ा, जैसे आपके जेब में 100 रुपये पड़े हुए हैं, अब दो आदमी आ जाए, इस रुपये को घटाने वाला, एक आदमी इस रुपये को बढ़ाने वाला, तो एक आदमी क्या करेगा, आके 200 रुपये डाल गया, और तीसरा आदमी आया, पहले वाला 100 भी ले गया, दूसरा 200 जो डाला था वो भी ले गया। तो आपका टोटल इफेक्ट क्या पड़ा, तो टोटल इफेक्ट ये पड़ा कि आपका पैसा घट गया। मतलब डोमिनेटिंग कौन था, निकालने वाला। तो इन दोनों में जो डोमिनेटिंग होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। तो डोमिनेटिंग होता है ये, तो डोमिनेटिंग ये होता है, इसलिए ये जो फैक्टर होता है ये डोमिनेटिंग हो जाता है, मतलब रेजिस्टिविटी जो होती है वो घट जाती है। तो जी हाँ, इसका जो ग्राफ बनता है सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए जो रो का ग्राफ बनता है विद रिस्पेक्ट टू टी, वो ग्राफ घटता हुआ बनता है। तो एक बात लिख लीजिएगा कि फॉर सेमीकंडक्टर ऑन राइजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लास्ट ईयर 3 नंबर में पूछा गया इसका, और कंडक्टर का 1.5 नंबर में क्वेश्चन आया था। आधे नंबर का ग्राफ था और 1 नंबर का रीजन था। ठीक है, तो आधे नंबर का ग्राफ मतलब 1 नंबर, और 1 नंबर का रीजन मतलब 2 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में 2019 में। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझिए बहुत बेहतर तरीके से, और इसको करने की क्षमता बनाइए अपने अंदर कि आप कितना बेहतर इस क्वेश्चन को कर सकने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस चीज को सीखा। ठीक है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपने आज की क्लास में बहुत सारा फार्मूला देखा, आपने कैसे किस तरीके से कितना सारा क्वेश्चन आपने किया, और इन सारे क्वेश्चंस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है। ठीक, और वो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे भी जाएंगे। ठीक, तो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आप लोग करें भी, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा हो जाए। देखिए, आपको मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाया, मैंने आपको रेजिस्टिविटी पढ़ाई, 2 टॉपिक और आपको मैं पढ़ा देता हूँ। एक होता है कंडक्टेंस और एक होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ये 2 टॉपिक हैं, इनको और देख लीजिएगा। कंडक्टेंस का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, और जो कंडक्टिविटी होती है ये रेजिस्टिविटी के उल्टा होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कंडक्टेंस का मतलब होता है सीधा सीधा रेजिस्टेंस का उल्टा, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है सीधा सीधा, इसको G से डिनोट किया जाता है और इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। इसको G से डिनोट किया जाता है, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इसकी जो यूनिट बनेगी 1 रेजिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट बनती है 1 ओम। ठीक, तो इसको उल्टा पढ़ा भी जाता है, इसको महो लिखा जाता है। यहाँ से इसकी जो यूनिट होती है G की, इसकी यूनिट ली जाती है महो, उल्टा लिख लेते हैं MHO महो, और इसका सिंबल भी उल्टा ले लिया जाता है, ऐसे बना लिया जाता है। ठीक, तो ये कंडक्टेंस की यूनिट हो जाती है, और इसको बनाया भी ऐसे ही जाता है नॉर्मली, या इसको हम ओम इनवर्स कह देते हैं कई बार। ठीक, इसकी यूनिट और भी होती है, इसकी यूनिट हम लोग साइमन भी लिखते हैं, SIEMEN। ये सर जॉर्ज साइमन ओम उनका पूरा नाम था, तो साइमन भी इसकी यूनिट हम कई बार लिख लेते हैं, या इसको हम लोग ओम इनवर्स भी बनाते हैं, ऐसे भी लिख लेते हैं ओम इनवर्स। ठीक है, या चाहो तो इसको आप ओम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये इसकी यूनिट्स हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें जान लीजिए। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है व्हाट डू मीन बाय कंडक्टेंस, तो आपको सिंपली बताना है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। लेकिन समस्या आती है कि व्हाट डू मीन बाय कंडक्टिविटी। ठीक, तो कंडक्टिविटी भी उसी के उल्टा, यूनिट अपने हाथ से लिख लीजिएगा, उसी का उल्टा होती है। लेकिन बात आती है फार्मूले पे। तो अभी आपने देखा था कि रेजिस्टेंस का जो फार्मूला था वो M/N² टाउ था।
तो अगर यहाँ से हम रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी का फार्मूला लिखें तो कंडक्टिविटी का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा जरा ध्यान से, ये बनेगा एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ये हमारी रेजिस्टिविटी का फार्मूला बन के तैयार होगा, एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम। ठीक, तो ये हमारी कंडक्टिविटी का फार्मूला है। तो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ये बहुत सारे क्लोज टॉपिक्स हैं जिनको आपको सीखना चाहिए। ठीक है, आपको आना चाहिए ये सारी बेसिक चीज़ें। इसका सिंबल होता है सिग्मा। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब आइए एक छोटा सा और टर्म हम लोग पढ़ते हैं, छोटी छोटी कुछ डिफरेंसेस हैं, जरा देख ले। अभी छोटी छोटी डिफरेंसेस ही देख लेते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी छोटी छोटी डिफरेंसेस देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। छोटी छोटी डिफरेंसेस जरा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी जो होता है उसको जे से डिनोट किया जाता है। एक वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, जे से डिनोट की जाती है। और इसका जो फार्मूला होता है, अभी वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये होती है आई अपॉन ए। सब आपको याद रखना है, ये होती है हमारी आई बाई ए। तो इस तरीके से अगर आप आई की वैल्यू लिखें तो आई की वैल्यू जो होती है वो जे ए होती है। ठीक, वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखें तो आई इक्वल टू होता है जे डॉट ए, क्योंकि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इस बात का प्रूफ है, किस बात का, कि जो आई है वो एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है और स्केलर प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। तो आई एक स्केलर क्वांटिटी है, ये फार्मूला इस बात का प्रूफ है। तो आई का जो फार्मूला बनके तैयार हुआ वो बनके तैयार हुआ जे ए कॉस थीटा। क्या बनके तैयार हुआ? जे ए कॉस थीटा। बट नॉर्मली इसका जो फार्मूला होता है आई इक्वल टू होता है जे इंटू ए, या जे इक्वल टू होता है आई बाई ए। इसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट अगर यहाँ से लिखे जाए, इसकी यूनिट हो जाती है एम्पियर मीटर स्क्वायर माइनस की। ठीक, एम्पियर मीटर स्क्वायर माइनस के साथ इसकी यूनिट हमारी बनके तैयार हो जाती है। देखिए भाई, आज फ़ोन कॉल्स ने बहुत परेशान कर रखा है। हाँ भाई बच्चों, चलो एक फ़ोन कॉल और कटा हमारा। ठीक है, फ़ोन कॉल्स बहुत आ रही हैं आजकल। तो भैया हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है करंट डेंसिटी। छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं जो आप याद कर लीजिए, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी थोड़ा सा डीपली भी समझना है, समझ लीजिए। करंट डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे ये हमारा कंडक्टर है, ठीक, तो इसमें कितनी डेंसर करंट है, मतलब करंट विद रिस्पेक्ट टू एरिया कितनी है, मतलब पर यूनिट एरिया कितनी करंट है, यही करंट डेंसिटी है। पर यूनिट एरिया कितनी करंट है, ये करंट डेंसिटी। ठीक है, तो इसकी यूनिट भी मैंने आपसे बता दी, इसका फार्मूला मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। यहाँ से आप प्रूव भी कर सकते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अभी एक पास हमारे पास और एक छोटा सा टर्म है। ठीक, उस टर्म को मैं फिर आप लोगों के सामने जरा रख देता हूँ। ठीक, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, और वो अगर हम जान जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं हम लोग सीख सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग ज़रूरत पड़ने पर सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ के डस्टर? एक टर्म है हमारा मोबिलिटी। मोबाइल से बना हुआ है ये टर्म मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है जो चार्ज कैरियर है वो कितना मोबाइल है, जो चार्ज कैरियर है वो कितना मोबाइल है। तो देखिएगा एक चीज़, ये जो चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं तो डिफ्ट वेलोसिटी वीडी से मूव करते हैं। ठीक, तो डिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। ये आप जानते हैं। कैसे जानते हैं? आपने देखा होगा वीडी इक्वल्स टू ई अपॉन एम टाउ होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से देखा होगा डिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर डिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है, तो डिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू लिखा जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट लेते हैं म्यू, और म्यू को ही बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक, तो म्यू इक्वल्स टू आ जाता है वी डी बाई ई। इतना आ जाता है वी डी बाई ई। यहाँ से इसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, और यूनिट निकालने के बाद आप इसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से वी डी की वैल्यू अगर ला के रख दें तो आपके पास आ जाएगा ई बाई एम टाउ। तो ये हमारी मोबिलिटी का फार्मूला हो गया, वी डी बाई ई या ई बाई एम टाउ। तो इस तरीके से हमारे पास एक छोटा सा टर्म और आ गया मोबिलिटी, जहाँ पर मोबिलिटी का मतलब क्या है कि हाउ मच मोबाइल द चार्ज कैरियर इज, मतलब कितना ज़्यादा मोबाइल है चार्ज कैरियर, कितना तेजी से मूव कर सकता है, मतलब कितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी हो सकती है, ये डिफाइन करता है मोबिलिटी। मतलब कितनी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड पर कितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी हो सकती है, ये डिफाइन करता है हमारा मोबिलिटी। तो आज की क्लास में हमको लगता है बहुत ज़्यादा कुछ हुआ जा रहा है। ठीक, हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन अब क्या करूं भाई, टाइम है हमारे पास तो पढ़ा ही देता हूं आप लोगों को। गला भी आज साथ दे ही रहा है। चलिए, एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, कहता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ
इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक बार एग्जाम में पूछा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो एक बच्चे ने लिखा V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ वेक्टर लगाया, यहाँ वेक्टर लगाया, यहाँ वेक्टर लगाया, कह रहा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। भैया देखो, वोल्टेज भी एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लग सकता। करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको वेक्टर नहीं लग सकता। रेजिस्टेंस भी एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर नहीं लग सकता। तो ये कभी वेक्टर फॉर्म नहीं हो सकता। तो वेक्टर फॉर्म कुछ नया है, वो नया क्या है वही हमको यहाँ पर देखना है, यही हमको यहाँ पर समझना है। ये देखिए, समझिए जरा, देखिए क्या है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आपने देखा था कि I इक्वल्स टू NEAVD था, यहीं से स्टार्ट करते हैं। I इक्वल्स टू NEAVD था, तो I अपॉन A क्या लिख सकते हैं आप? देखिए ये ड्रिफ्ट, देखिए हमारे पास ये फार्मूला एक नया आ गया NEAVD। ये देखिए ये क्या है I अपॉन A, ये फार्मूला है J का। तो देखिए J का एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपने अभी करंट डेंसिटी लिखी होगी वहाँ पे फार्मूला नोट कर लीजिएगा, J इक्वल्स टू NEAVD भी होता है। ठीक, तो J इक्वल्स टू इतना आ गया। आगे बढ़े जरा सा, तो ये हो गया NE, और VD को क्या लिख सकते हैं? तो जवाब है VD को आप लिख सकते हैं EE अपॉन M टाउ। इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? EE अपॉन M टाउ। तो भाई यहाँ से अगर देखा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? J इक्वल्स टू NE स्क्वायर अपॉन M टाउ इंटू E, ये आप लिख सकते हैं। ज़रा मुझे आप बताएंगे ये किसकी वैल्यू है? तो अभी आपने कंडक्टिविटी पढ़ा था, कंडक्टिविटी में जाके देखिए ये कंडक्टिविटी का फार्मूला है। तो आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं J इक्वल्स टू सिग्मा E, J इक्वल्स टू सिग्मा E। देखिए वैसे ही प्रूफ हुआ है, एकदम वैसे ही प्रूफ हुआ है जैसे ओम्स लॉ का डेरिवेशन हुआ था। वो भी I इक्वल्स टू NEAVD लिया, फिर VD की जगह पर ये फार्मूला रखा, फिर V लाए थे हम लोग, वोल्टेज लाए थे। यहाँ पर वोल्टेज नहीं लाना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ले आना है। और वहाँ पर करंट लाए थे, तो यहाँ पे करंट नहीं लेना है, यहाँ पर करंट का वेक्टर फॉर्म ले। देखो बड़ा दिमाग लगाया गया। वहाँ पर वोल्टेज था, तो वोल्टेज की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ली गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। वहाँ पर करंट थी, तो करंट की जगह पर J ले लिया गया, करंट डेंसिटी, तो ये भी वेक्टर फॉर्म हो गया। तो दोनों वेक्टर में आ गई। तो ये थोड़ा सा दिमाग अप्लाई किया गया। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखते समय आप लिखेंगे J इक्वल्स टू सिग्मा, और यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे वेक्टर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया गया, एकदम वही डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और आ गया हमारे पास ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कहा जाता है यही असली ओम्स लॉ है। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और इस तरीके से आप इसको एंजॉय करेंगे। ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में बहुत सारा न्यूमेरिकल भी हमारे सामने तैयार हो गया है, वो न्यूमेरिकल भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो कल की क्लास के लिए हम लोग क्या रखें ये आज ही हम लोग डिस्कस कर लें, ताकि कल की क्लास में जब आएँ तो हम लोगों को समस्याएं ना पैदा हों, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो कल की क्लास में हमको लगता है हम लोग जो कल की क्लास के लिए छोड़ने वाले हैं वो थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखा जाएगा जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में भी थोड़ा सा टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में पढ़ाना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस या रेसिस्टिविटी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंडेंट है, उसका एक फार्मूला भी है, वो भी डिवाइड करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी? बहुत ज़्यादा मात्रा में आप तक इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में पहुंच गई है। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मस्ती के साथ बेटा पढ़ते रहिए, खूब फोकस्ड रहिए। जितनी मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, हर संभव मदद आपको कर रहा हूँ। बस ईश्वर की कृपा है, आप लोग बढ़िया मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, हर सब्जेक्ट का पूरा ख्याल रखिए। फिजिक्स की जिम्मेदारी मेरी, बाकी जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिए। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट 3 के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड रहिए उत्तम सर फिजिक्स, और हर वीडियो को मस्ती के साथ पढ़िए, साथ साथ में नोट्स बनाइए। क्वेश्चन हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर मजे करते रहिए। जय हिंद बच्चों।